एक वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड होता है उसे कहा जाता है -Q कीटोजेन, ग मोटोजेज, ख एल्डेजेज, घ एमाइलेज। सही उत्तर ख एल्डेजेज। 2 कीटोजेन का उदाहरण है -Q ग्लूकोज, ग्यू प्रोटीओजेज, Q फ्रुक्टोज, ग्यू लाइपेज। सही उत्तर ख फ्रुक्टोज। 3 बालों में पाया जाता है -Q प्रथम श्रेणी प्रोटीन, ग हार्मोन, ख द्वितीय श्रेणी प्रोटीन, घ एंजाइम्स। सही उत्तर Q प्रथम श्रेणी प्रोटीन। 4 किसी लिपिड की प्रकृति निर्भर करता है -Q वसीय अम्ल पर, ग कार्बनिक अम्ल पर, ख अमीनो अम्ल पर, घ हाइड्रोक्लोरिटिक अम्ल पर। सही उत्तर Q वसीय अम्ल पर। 5 न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है -Q न्यूक्लियोटाइड, ग ग्लूकोज, ख अमीनो अम्ल, घ वसा। सही उत्तर Q न्यूक्लियोटाइड। 6 जटिल स्थायी उत्तक है -Q दृढ़ उत्तक, ग मृदुतक, ख स्थूल कोण उत्तक, घ जाइलेम। सही उत्तर घ जाइलेम। 7 फ्लोएम का मृत अवयव है -Q सहकोशिका, ग मृदुतक, ख तंतु, घ चलनी नलिका। सही उत्तर ख तंतु। 8 पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है -Q जाइलेम, ग मृदुतक, ख फ्लोएम, घ दृढ़ उत्तक। सही उत्तर ग मृदुतक। 9 सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है -Q यकृत, ग लार ग्रंथि, ख अग्नाशय, घ गैस्ट्रिक ग्रंथि। सही उत्तर क यकृत। 10 अंडाशय को अंडा उत्पन्न करने के लिए उत्तेजक हार्मोन है -Q प्रोजेस्टेरॉन, ग एंड्रोजेन, ख इंसुलिन, घ ऑस्ट्रोजेन। सही उत्तर घ ओस्ट्रोजेन। 11 वह कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषित करता है -Q लाइसोसोम, गोल्जिकाय, ख सेंट्रोसोम, घ राइबोसोम। सही उत्तर घ राइबोसोम। ए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। 12 सेंट्रोसोम पाया जाता है -Q पादप कोशिका, ख प्राणी कोशिका, ग RBC, घ जाइलम। 13 प्राणी शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करता है कि अग्न्याशय, ख वृक्क, ग मस्तिष्क, घ हृदय। 14 आत्महत्या थैली कहा जाता है Q केंद्रक, ख कोशिका झिल्ली, ग लाइसोसोम, घ राइबोसोम। 15 कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है क रीड्ररज्जु, ख केंद्रक, ग माइटोकॉन्ड्रिया, घ रसधानी। 16 कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है क रसधानी, ख गोल्गिकाय, ग राइबोसोम, घ माइटोकॉन्ड्रिया। 17 प्रकाश संश्लेषण में सहायक कोशिकांग है क रंग लवक, ख हरित लवक, ग सेंट्रियोल, घ रसधानी। 18 जिस उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं को प्रविभाजी उत्तक, ख स्थायी उत्तक, ग तंत्रिका उत्तक, घ जाइलम। 19 समान आकार और उत्पत्ति की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं को अंग, ख अंग तंत्र, ग कोशिका समूह को कहते उत्तक। 20 रक्त एक प्रकार का है Q तंत्रिका उत्तक, ख लसिका उत्तक, ग संयोजी उत्तक, घ तरल संयोजी उत्तक। ए पादप कोशिका की रसधानी बड़ी होती है। बी आमाशय में अर्धपचे भोजन को काइम कहते हैं। सी ग्राफियन फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। डी मनुष्य का मुख्य नर जनन अंग वृषण है। ई मेनिंजेज मस्तिष्क का झिल्लीदार आवरण है। एफ सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रीढ़ रज्जु करता है। जी प्लीहा सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। एच रसधानी को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। आई जीवाणु एकल कोशिका का उदाहरण है। जे फूलों की पंखुड़ियों में क्रोमोप्लास्ट नामक लवक होते हैं। के चुकंदर में एंथोसाइनिन नामक जल में घुलनशील वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। एल मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है। एम ऐच्छिक की गति प्राणी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। एन आयोडीन तत्व की कमी से घेघा गोइटर नामक रोग होता है। करते हैं सी निम्न में से सही या गलत का चुनाव करें। आई मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मिलती हैं। उत्तर सही मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। आई विटामिन सी की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। उत्तर गलत विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आई वसा का कैलोरी मान 9.3 के कैल जीएम है। उत्तर सही वसा का कैलोरी मान लगभग 9.3 किलो कैलोरी चले गए जीएम होता है। आईवी प्रभाजी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। उत्तर गलत प्रभाजी ऊतक जैसा कोई ऊतक नहीं होता।
संभवतः यहाँ विभाजी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जा रही है, जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। यदि ये विभाजी ऊतक है तो कथन सही होगा, लेकिन दिए गए शब्द प्रभाजी ऊतक के लिए ये गलत है। वी फ्लोएम द्वारा जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है। उत्तर गलत। फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन होता है, जबकि जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम द्वारा होता है। डी स्तंभ ए डैश का स्तंभ ए डैश से मिलान करें। माइनस स्तंभ माइनस ए स्तंभ माइनस बी 1 कोशिका का विद्युत गृह। डी माइटोकॉन्ड्रिया। 2 कोशिका का आत्मघाती थैला। ए लाइसोसोम। 3 संयोजी ऊतक। ई रक्त। 4 तंत्रिका तंत्र की इकाई। सी न्यूरॉन। 5 फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली। बी प्लूरा। ई एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 अंक। ए कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पौधों में यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। कवक में यह काइटिन की बनी होती है। बी कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड, मुख्यतः फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होता है। सी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने दिया था। डी न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड है। ई जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका है। एफ केंद्रक रहित जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? केंद्रक रहित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जी न्यूक्लिक अम्लों के नाम बताइए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। एच जैव अणु किसे कहते हैं? जैव अणु वे कार्बनिक अणु होते हैं जो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं और उनके विकास, रखरखाव और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। आई रंग लवक कहाँ पाए जाते हैं? रंग लवक क्रोमोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां रंग होता है, जैसे फूल, फल और कुछ जड़ें। ऑब्जे डिक्टियोजोम क्या है? डिक्टियोजोम पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण की इकाइयों को कहते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन में शामिल होता है। के सिंसाइटियम से आप क्या समझते हैं? सिंसाइटियम एक बहुनाभिकीय कोशिका द्रव्यमान है जो कोशिकाओं के संलयन फ्यूजन से बनता है, न कि कोशिका विभाजन से। यह आमतौर पर कंकाल की मांसपेशियों और कुछ कवकों में पाया जाता है। एल सिनोसाइट किसे कहते हैं? सिनोसाइट साइनोसॉइड, यकृत, प्लीहा और कुछ अन्य अंगों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की केशिका रक्तवाहिका होती है जो अन्य केशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी और छिद्रित होती है, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। यह साइनसाइटिस से भिन्न है जो साइनस की सूजन है, जैसा कि खोज परिणामों में मिला है। एम संवहन बंडल का निर्माण किस स्थायी ऊतक से होता है? संवहन बंडल का निर्माण जाइलम और फ्लोएम नामक जटिल स्थायी ऊतकों से होता है। एन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है? मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा है। यदि आंतरिक अंग की बात करें तो वह यकृत लीवर है। ओ मनुष्य में किस अंग से पित्त बाइल स्रावित होता है? मनुष्य में पित्त यकृत लीवर से स्रावित होता है। पी अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन जैसे इंसुलिन और बहिस्रावी पाचक एंजाइम दोनों प्रकार के कार्य करती है। क्यू फेफड़ा की इकाई क्या है? फेफड़े की कार्यात्मक इकाई वायु कोष्ठिका एल्वियोली है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। आर गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय पेट की दीवार में पाई जाती हैं। एस मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व होती है? मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। टी मानव मस्तिष्क कहां स्थित होता है? मानव मस्तिष्क सिर में खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। यू सही जोड़े को चिन्हित करें। -I सेंट्रोसोम - ऊर्जाग्रह। ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जाग्रह कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। I माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन। ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में शामिल होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम और गुणसूत्रों की भूमिका होती है। EI केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क। ये सही है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। IV लाइसोसोम - श्रवण। ये गलत है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है और ये कोशिका के अपशिष्ट निपटान में शामिल होता है। V ल्यूकोप्लास्टिड रंगहीन। ये सही है। ल्यूकोप्लास्टिड अवर्णलवक रंगहीन होते हैं और खाद्य पदार्थों के भंडारण में शामिल होते हैं। VI क्लोरोप्लास्टिड - क्लोरोप्लास्टिड हरितलवक हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है। W इनमें से बेमेल को अलग कीजिए। कोशिका भित्ति, लवक, सेंट्रोसोम, रसधानी। यहाँ सेंट्रोसोम बेमेल है, कारण कोशिका भित्ति, लवक और रसधानी पादप कोशिका में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
सेंट्रोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित या बहुत कम विकसित होता है। एक्स वृक्क उत्सर्जन हृदय वृक्क किडनी उत्सर्जन से संबंधित है, उसी प्रकार हृदय परिसंचरण रक्त पंप करना से संबंधित है। एक्स एक्सवी वृषण शुक्राणु अंडाशय वृषण शुक्राणु का उत्पादन करता है, उसी प्रकार अंडाशय अंडाणु का उत्पादन करता है। भेद संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ए प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है जो एक केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकाओं मौजूद होते हैं। DNA प्रोकैरियोटिक DNA कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक DNA केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के रूप में होता है। आकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण पौधे जानवर कवक और प्रोटिस्ट हैं। बी पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में दो अंतर बताइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। हरितलवक पादप कोशिकाओं में हरितलवक क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरितलवक अनुपस्थित होते हैं। रसधानी पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कोशिका के आयतन का एक बड़ा हिस्सा घेर सकती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी और कई होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम आमतौर पर अनुपस्थित होते हैं। सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP नामक ऊर्जा मुद्रा का उत्पादन होता है। ATP ही वह ऊर्जा है जिसका उपयोग कोशिका अपनी विभिन्न जैविक गतिविधियों जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय परिवहन और कोशिका विभाजन के लिए करती है। डी वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के ई। प्रोविटामिन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रोविटामिन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में एंजाइमों द्वारा सक्रिय विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये स्वयं विटामिन नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन बनने के लिए आवश्यक अग्रदूत प्रीकर्सर होते हैं। उदाहरण बीटा कैरोटीन एक प्रोविटामिन ए है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक प्रोविटामिन D3 है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में विटामिन D3 में परिवर्तित होता है। F जाइलम तथा फ्लोएम के क्या कार्य हैं? जाइलम एक्साइलम जाइलम पौधों में जल और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। फ्लोएम 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 पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किए गए भोजन शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि जड़ों फलों और बढ़ते हुए क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जी हृदय पेशी की एक विशेषता तथा स्थिति बताइए। विशेषता हृदय पेशी अनैच्छिक होती है, जिसका अर्थ है कि इसकी गति पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। यह जीवन भर बिना रुके लयबद्ध तरीके से संकुचित और शिथिल होती रहती है। ये पेशियां शाखित होती हैं और इनमें एकल केंद्रक होता है। स्थिति हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। H मानव शरीर में HCl की क्या भूमिका है? मानव शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। भोजन का अम्लीकरण या पेट में भोजन को अम्लीय बनाता है, जो प्रोटीन पाचन के लिए पेप्सिन जैसे एंजाइमों के सक्रियण के लिए आवश्यक है। जीवाणुनाशक यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, जिससे संक्रमण से बचाव होता है। पाचन में सहायता यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे एंजाइमों के लिए उस पर कार्य करना आसान हो जाता है। आई मानव शरीर में अग्नाशय की स्थिति बताइए। मानव शरीर में अग्नाशय पैंक्रियास पेट आमाशय के ठीक पीछे और ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग के मोड़ के अंदर स्थित होता है। ये एक लंबी चपटी ग्रंथि है। जे प्लीहा के दो कार्य लिखिए। प्लीहा स्प्लीन के दो मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। रक्त का शुद्धिकरण ये पुराने और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को फिल्टर करके हटाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा ये लिम्फोसाइटों श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार का उत्पादन और भंडारण करता है, जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी शुरू करता है। के वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क की स्थिति एवं आयतन लिखिए। स्थिति: वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क कपाल खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रूप से स्थित होता है। यह रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सिरे से जुड़ा होता है। आयतन: वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग 1300 से 1500 घन सेंटीमीटर cm घन होता है। हालांकि यह व्यक्ति में थोड़ा भिन्न हो सकता है। प्रश्न जी, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ए. रंग लवक की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रंग लवक क्रोमोप्लास्ट्स प्लास्टिड्स का एक प्रकार हैं जो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वर्णक पिगमेंट्स धारण करते हैं, जैसे कैरोटीन, नारंगी, ज़ैंथोफिल पीला और कभी-कभी लाइकोपेन लाल। ये प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं, लेकिन फूलों और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जिससे परागण और बीज फैलाव में मदद मिलती है। इनकी संरचना अनियमित होती है और इनमें आमतौर पर थाइलाकॉइड्स नहीं होते हैं। कार्य: परागण में सहायक, फूलों को आकर्षक रंग प्रदान कर कीटों और अन्य परागणकों को आकर्षित करते हैं। बीज फैलाव में सहायक, फलों को आकर्षक रंग प्रदान कर जानवरों को आकर्षित करते हैं, जो फल खाकर बीजों को फैलाते हैं। बी. मानव शरीर में लिपिड का स्रोत एवं भूमिका लिखिए। स्रोत: पशु स्रोत, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, मक्खन। वनस्पति स्रोत: वनस्पति तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, नट्स, बादाम, अखरोट, बीज, तिल, अलसी, एवोकाडो। भूमिका: ऊर्जा का भंडारण: लिपिड शरीर में ऊर्जा का सबसे केंद्रित स्रोत है। वे वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण: कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो लिपिड का एक प्रकार है। हार्मोन का उत्पादन: कुछ हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, उदाहरण के लिए टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, लिपिड से व्युत्पन्न होते हैं। विटामिन अवशोषण: वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण के लिए लिपिड आवश्यक हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा: वसा की एक परत आंतरिक अंगों को झटके और क्षति से बचाने में मदद करती है। तापमान नियंत्रण: वसा की परत शरीर के तापमान को बनाए रखने में इंसुलेटर का काम करती है। सी. मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत एवं भूमिका लिखिए। स्रोत: अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ। सब्जियां: आलू, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, मटर, मक्का। फल: केला, आम, सेब, अंगूर, संतरा। डेयरी उत्पाद: दूध, दही, लैक्टोज के रूप में। मीठे खाद्य पदार्थ: चीनी, गुड़, शहद, मिठाई। भूमिका: मुख्य ऊर्जा स्रोत: कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं। ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, कोशिकाओं के लिए तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा: मस्तिष्क मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है। प्रोटीन की बचत: जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग नहीं करता है, जिससे प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए उपलब्ध रहता है। फाइबर का स्रोत: कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे फाइबर पाचन तंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे कब्ज को रोकने में मदद करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकते हैं। डी. केंद्रक द्रव्य की रचना व कार्य लिखिए। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म एक गाढ़ा, चिपचिपा, अर्धतरल पदार्थ है जो केंद्रक के अंदर भरा होता है। यह क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका और अन्य छोटे अणुओं को घेरे रहता है। रचना: पानी: केंद्रक द्रव्य का मुख्य घटक पानी है। प्रोटीन: इसमें एंजाइम और अन्य प्रोटीन होते हैं जो डीएनए प्रतिकृति, आरएनए संश्लेषण और अन्य केंद्रकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स: डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड। आयन: विभिन्न खनिज आयन। क्रोमेटिन: डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी संरचनाएं। न्यूक्लियोलस: केंद्रिका, राइबोसोम के उत्पादन का स्थल। कार्य: क्रोमेटिन और केंद्रिका को सहारा देना। यह केंद्रक के भीतर क्रोमेटिन और केंद्रिका को निलंबन प्रदान करता है। पदार्थों का परिवहन: यह न्यूक्लियर पोर के माध्यम से केंद्रक के अंदर और बाहर अणुओं के परिवहन के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं: डीएनए प्रतिकृति, आरएनए संश्लेषण, प्रतिलेखन और राइबोसोम असेंबली सहित कई महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाएं केंद्रक द्रव्य में होती हैं। केंद्रक का आकार बनाए रखना: यह केंद्रक के आकार और संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। ई. हरित लवक की रचना एवं कार्य लिखिए। यह प्रश्न अधूरा है। आपने पूछा है ई हरित लवक की रचना एवं कार्य लिखिए, लेकिन आपके मूल प्रश्न ई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना एवं कार्य लिखिए पूछा गया है। मैं दोनों का उत्तर दूंगा। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की रचना एवं कार्य: हरित लवक पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्लास्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। रचना: बाहरी और आंतरिक झिल्ली: हरित लवक दो झिल्लियों बाहरी और आंतरिक से घिरे होते हैं। आंतरिक झिल्ली अधिक पारगम्य होती है। स्ट्रोमा:
आंतरिक झिल्ली के अंदर एक तरल भरा स्थान होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम और स्टार्च कण होते हैं। थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा के अंदर चपटे थैली जैसे थैलाकॉइड्स की एक प्रणाली होती है। ग्रैना, थाइलाकॉइड्स के ढेर को ग्रैना बहुवचन या ग्रैनम एक वचन कहते हैं। स्ट्रोमल लमेला, थैलाकॉइड्स को जोड़ने वाली नलिकाएं। क्लोरोफिल, थैलाकॉइड झिल्ली में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कार्य। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे ग्लूकोज भोजन का उत्पादन होता है। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं थैलाकॉइड झिल्ली में होती हैं और प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं केल्विन चक्र स्ट्रोमा में होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम -ER की रचना एवं कार्य लिखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में नलिकाओं और सिस्टर्न चपटे थैले का एक बड़ा नेटवर्क है। यह कोशिका के अंदर एक व्यापक झिल्लीदार प्रणाली बनाता है। ER दो प्रकार का होता है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। रचना। नलिकाएं और सिस्टर्न ER नलिकाओं और सिस्टर्न चपटे झिल्लीदार थैले का एक जटिल नेटवर्क है। राइबोसोम खुरदुरा ER RER की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं जो इसे एक खुरदुरा रूप देते हैं। चिकना ER SER की सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। लुमेन ER झिल्लियों द्वारा संलग्न आंतरिक स्थान को लुमेन या सिस्टर्नल स्थान कहा जाता है। कार्य। खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER प्रोटीन संश्लेषण और संशोधन। RER की सतह पर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जो या तो ER लुमेन में प्रवेश करते हैं या ER झिल्ली में एम्बेडेड होते हैं। इन प्रोटीनों का ER लुमेन में फोल्डिंग, ग्लाइकोसिलेशन और अन्य संशोधन होते हैं। स्रावी प्रोटीन का परिवहन। स्रावी प्रोटीन जो कोशिका से बाहर निकलते हैं और झिल्ली प्रोटीन का RER से गोल्जी उपकरण तक परिवहन होता है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER लिपिड संश्लेषण। SER लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए यह कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। ड्रग्स और विषरण। SER यकृत कोशिकाओं में ड्रग्स और अन्य हानिकारक पदार्थों के विषरण डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम आयन का भंडारण। पेशी कोशिकाओं में SER को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और ये कैल्शियम आयनों Ca2 जोड़ के भंडारण और रिलीज के लिए महत्वपूर्ण है जो मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय। SER कार्बोहाइड्रेट चयापचय में भी शामिल है। F पुरुषों में वृषण की भूमिका एवं कार्य लिखिए। वृषण टेस्टिस पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। वे अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। भूमिका एवं कार्य। शुक्राणु उत्पादन, शुक्र जनन। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु स्पर्म का उत्पादन करना है। शुक्राणु वृषण के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लगातार बनते रहते हैं। पुरुष हार्मोन उत्पादन। वृषण लैडिक कोशिकाओं लैडिक सेल्स द्वारा पुरुष सेक्स हार्मोन मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य। माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास। पुरुषों में दाढ़ी, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का विकास और शरीर के बालों का बढ़ना जैसी माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार। शुक्राणु परिपक्वता। शुक्राणुओं के पूर्ण परिपक्वता के लिए आवश्यक। यौन इच्छा और कार्य। पुरुषों में यौन इच्छा, लिबिडो और यौन कार्य को बनाए रखता है। मांसपेशियों और हड्डियों का घनत्व। मांसपेशियों के द्रव्यमान और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। जी स्त्रियों में अंडाशय की भूमिका एवं कार्य लिखिए। अंडाशय ओवेरीज स्त्रियों के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। वे श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। भूमिका एवं कार्य। अंडे का उत्पादन, अंडजनन। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडे, ओवीए या डिंब, एग्स का उत्पादन करना है। ये अंडे मासिक धर्म चक्र के दौरान परिपक्व होते हैं और आमतौर पर हर महीने एक अंडा जारी होता है। अंडोत्सर्ग। स्त्री हार्मोन उत्पादन। अंडाशय दो मुख्य स्त्री सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। एस्ट्रोजन के कार्य। माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास। लड़कियों में स्तन विकास, कूल्हों का चौड़ा होना और शरीर के बालों का बढ़ना जैसी माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार। मासिक धर्म चक्र का नियमन। गर्भाशय की परत के विकास और मासिक धर्म चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था का समर्थन। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों का समर्थन करता है। हड्डी का स्वास्थ्य। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन के कार्य। गर्भावस्था की तैयारी और रखरखाव। गर्भाशय की परत को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म चक्र का नियमन। मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने में एस्ट्रोजन के साथ काम करता है। H तंत्रिका ऊतक। कोशिका का संक्षिप्त वर्णन एवं कार्य लिखिए। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऊतकों में से एक है जो संचार और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
यह मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लिया ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का वर्णन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी एक विशिष्ट संरचना होती है। कोशिका शरीर सोमा या पेरिकार्यों यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है, जिसमें नाभिक और अधिकांश कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये न्यूरॉन के चयापचय और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। डेंड्राइट्स ये कोशिका शरीर से निकलने वाली छोटी अत्यधिक शाखित प्रक्रियाएं हैं। ये अन्य न्यूरॉन से संकेतों आवेगों को प्राप्त करती हैं और उन्हें कोशिका शरीर तक पहुंचाती हैं। एक्सॉन यह कोशिका शरीर से निकलने वाली एक लंबी एकल प्रक्रिया है। यह तंत्रिका आवेगों को कोशिका शरीर से दूर और अन्य न्यूरॉन्स मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। एक्सॉन अक्सर माइलिन शीट से ढका होता है, जो आवेगों के संचरण को तेज करता है। एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन के अंत में शाखाएं होती हैं, जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नोड कहते हैं। ये अन्य कोशिकाओं के साथ सिनेप्स बनाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं। कार्य। संवेदी जानकारी का संचरण। न्यूरॉन शरीर के विभिन्न हिस्सों से संवेदी जानकारी जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, प्रकाश को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। आवेगों का संचरण यह विद्युत रासायनिक आवेगों तंत्रिका आवेगों के रूप में संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। जानकारी का प्रसंस्करण और विश्लेषण। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन जानकारी को संसाधित और विश्लेषण करते हैं, जिससे विचार, भावनाएं और स्मृति बनती हैं। प्रतिक्रिया का समन्वय। यह मोटर आवेगों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिक्रियाएं जैसे चलना, बोलना होती हैं। संचार और समन्वय। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच त्वरित संचार और समन्वय स्थापित करता है, जिससे शरीर एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है। स्थिति के अनुसार प्रभाजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पौधों के ऊतकों से संबंधित है। स्थिति के अनुसार प्रभाजी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1. शीर्षस्थ प्रभाजी ऊतक एपिकल मेरिस्टम। स्थिति। ये तने और जड़ों के शीर्ष पर, बढ़ते सिरे पर और पत्तियों के अक्ष एक साइल में पाए जाते हैं। कार्य। ये ऊतक पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जड़ और तने की प्राथमिक वृद्धि शीर्षस्थ प्रभाजी ऊतक के कारण होती है। 2. पार्श्व प्रभाजी ऊतक लैटरल मेरिस्टम। स्थिति। ये तने और जड़ों के किनारे पार्श्व में स्थित होते हैं, एक बेलनाकार रूप में। इनमें संवहन कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम शामिल हैं। कार्य। ये ऊतक पौधे की चौड़ाई या मोटाई, व्यास में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। 3. अंतर्विष्ट प्रभाजी ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टम। स्थिति। ये स्थायी ऊतकों के बीच स्थित होते हैं, विशेष रूप से घासों में पत्तियों के आधार पर या पर्व संधियों नोड्स के ऊपर पाए जाते हैं। कार्य। ये ऊतक विशेष रूप से घास और एक बीजपत्री पौधों में शाखाओं और पत्तियों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कटे हुए हिस्सों को फिर से उगाने में भी मदद करते हैं। मृदुतक की रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मृदुतक पैरेन्कीमा पौधों में सबसे आम और सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। ये कोशिकाओं से बना होता है, जो अपेक्षाकृत कम विशिष्ट होते हैं। रचना। कोशिकाएं। मृदुतक की कोशिकाएं आमतौर पर जीवित होती हैं, आइसोडायमेट्रिक लगभग गोलाकार या अंडाकार होती हैं और इनमें पतली कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका अंतराल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इन कोशिकाओं के बीच अक्सर बड़े अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं, हालांकि कुछ मृदुतक में ये अनुपस्थित भी हो सकते हैं। केंद्रक। प्रत्येक कोशिका में एक प्रमुख केंद्रक होता है। रिक्तिका वैक्यूल। कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। साइटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति के अंदर एक सघन साइटोप्लाज्म होता है। क्लोरोप्लास्ट। यदि कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में शामिल हैं, जैसे पत्ती में, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और ऐसे मृदुतक को हरित मृदुतक क्लोरेन्कीमा कहते हैं। कार्य। भोजन का भंडारण। मृदुतक का मुख्य कार्य भोजन, स्टार्च, प्रोटीन, वसा और पानी का भंडारण करना है। ये जड़ों, तनों और फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण। पत्ती के मेसोफिल में पाए जाने वाले हरित मृदुतक में क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है। गैसीय विनिमय। कोशिकाओं के बीच मौजूद अंतरकोशिकीय स्थान गैसों के विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सुविधा प्रदान करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण। ये गोंद, रेजन और टैनिन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को भी संग्रहित कर सकते हैं। पौधे को सहारा। कुछ मृदुतक, विशेष रूप से वे जो पानी से भरे होते हैं, टर्गर दबाव प्रेशर के माध्यम से पौधे को कुछ हद तक कठोरता और सहारा प्रदान करते हैं। मरम्मत और घाव भरना। ये ऊतक पौधे में चोट लगने पर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रक के विभिन्न भागों के नाम व कार्य लिखिए।
केंद्रक न्यूक्लियस यूकेरियोटिक कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक के विभिन्न भाग और उनके कार्य। 1. केंद्रक आवरण न्यूक्लियर एनवेलोप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रचना यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। बाहरी झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम हो सकते हैं। कार्य यह केंद्रक के भीतर एक अलग रासायनिक वातावरण बनाए रखता है और केंद्रक के घटकों को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। 2. केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर्स। रचना केंद्रक आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये छिद्र प्रोटीन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से घिरे होते हैं। कार्य ये छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोमल उप इकाइयों के चयनात्मक परिवहन को नियंत्रित करते हैं। 3. केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कार्योलिम्फ। रचना यह केंद्रक आवरण से घिरा हुआ एक गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ है। इसमें क्रोमेटिन, केंद्रिका, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स और आयन होते हैं। कार्य यह केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन और केंद्रिका को सहारा देता है। यह डीएनए प्रतिकृति, आरएनए संश्लेषण, प्रतिलेखन और अन्य केंद्रकीय प्रक्रियाओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। 4. क्रोमेटिन। रचना यह डीएनए और प्रोटीन, मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन का एक जटिल होता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स बनाता है। कार्य यह आनुवंशिक सामग्री डीएनए को धारण करता है। डीएनए पर आनुवंशिक जानकारी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करती है। 5. केंद्रिका न्यूक्लियोलस। रचना यह केंद्र के भीतर एक सघन झिल्ली रहित संरचना है। इसमें राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन होते हैं। कार्य यह राइबोसोम के संश्लेषण और संयोजन का मुख्य स्थल है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। सारांश में केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है, जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है और कोशिका के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करता है। प्लूरा एवं अल्वेओली क्या है? फेफड़ा के 2 कार्य लिखिए। प्लूरा दोहरी झिल्ली होती है जो फेफड़ों को घेरती है और उन्हें वक्ष गुहा से अलग करती है। पार्श्व का प्लूरा परिएटल प्लूरा यह बाहरी परत है जो वक्ष गुहा की आंतरिक दीवार को रेखाबद्ध करती है। हृदपिंजरा, डायाफ्राम और मीडियास्टिनम। आंतरंग प्लूरा विसरल प्लूरा यह आंतरिक परत है जो सीधे फेफड़ों की सतह को कवर करती है, उनके लोब के बीच के विदर फिशर्स में भी प्रवेश करती है। प्लूरल गुहा प्लूरल कैविटी पार्श्विका और आंतरांग प्लूरा के बीच एक संभावित स्थान होता है जिसे प्लूरल गुहा कहते हैं। इसमें एक पतली प्लूरल द्रव की परत होती है। प्लूरा का कार्य घर्षण कम करना। प्लूरल द्रव फेफड़ों को सांस लेने के दौरान वक्ष गुहा की दीवार के खिलाफ घर्षण के बिना स्वतंत्र रूप से फिसलने की अनुमति देता है। फेफड़ों को चिपकने से रोकना। यह द्रव फेफड़ों को वक्ष गुहा से चिपकने से रोकता है। दबाव संतुलन प्लूरल गुहा में नकारात्मक दबाव फेफड़ों को विस्तारित रखने में मदद करता है। अल्वेओली फेफड़ों में छोटे हवा से भरे थैले होते हैं। वे श्वसन ब्रोंकियोल्स के सिरों पर स्थित होते हैं और फेफड़ों के गैस विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होते हैं। फेफड़ों में लाखों अल्वेओली होते हैं जो गैस विनिमय के लिए एक विशाल सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। अल्वेओली की रचना पतली दीवारें। अल्वेओली की दीवारें केवल एक कोशिका मोटी होती हैं जो गैस विनिमय के लिए बहुत पतली बाधा प्रदान करती है। केशिका नेटवर्क प्रत्येक अल्वेओल केशिकाओं रक्तवाहिकाओं की सबसे छोटी के एक घने नेटवर्क से घिरा होता है। अल्वेओली का कार्य गैस विनिमय। अल्वेओली का मुख्य कार्य रक्त और हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना है। ऑक्सीजन अल्वेओली से रक्त में विसरित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अल्वेओली में विसरित होती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। फेफड़ा के 2 कार्य। 1. गैस विनिमय श्वसन। फेफड़ों का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर और बाहरी वातावरण के बीच गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना है। हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं जो रक्त में अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से हटाकर बाहर निकालते हैं। 2. शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखना। फेफड़े रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अम्लीय यौगिक है की मात्रा को नियंत्रित करके शरीर के एसिड बेस संतुलन पीएच को बनाए रखने में मदद करते हैं। तेजी से या धीमी गति से सांस लेने से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बदलता है जिससे पीएच नियंत्रित होता है। अन्य कार्य यदि पूछा जाए शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। कुछ वाष्पशील अपशिष्ट उत्पादों को भी सांस के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। तापमान और नमी का नियंत्रण। फेफड़े निकलने वाली हवा को गर्म और नम करते हैं और कुछ हद तक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। रक्त के थक्के को रोकना। फेफड़े रक्त के थक्के को घुलने में मदद करने वाले एंजाइम का उत्पादन करते हैं। कुछ रासायनिक मध्यस्थों का चयापचय। फेफड़े कुछ हार्मोन और अन्य रसायनों के चयापचय में भी शामिल होते हैं। मानव शरीर में वृक्क की भूमिका और 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। वृक्क
किडनीज मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसली पिंजरे के ठीक नीचे स्थित होते हैं। वृक्क की भूमिका। वृक्क रक्त को छानकर शरीर से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पानी को हटाकर मूत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शरीर में पानी, लवण और अन्य पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वृक्क के दो कार्य। एक, रक्त को छानना और मूत्र बनाना। यह वृक्क का प्राथमिक कार्य है। वृक्क लाखों छोटी कार्यात्मक इकाइयों, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है, के माध्यम से रक्त को लगातार छानते हैं। इस प्रक्रिया में वे चयापचय अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अतिरिक्त लवण और पानी को रक्त से हटाते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। 2. पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। वृक्क शरीर में पानी और विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट के स्तर को बहुत सख्ती से विनियमित करते हैं। यह शरीर के तरल पदार्थों की मात्रा और उनकी सांद्रता को नियंत्रित करके होमियोस्टैसिस, आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो वृक्क उन्हें बचाने के लिए पुनः अवशोषित करते हैं। जब वे अधिक होते हैं तो उन्हें मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य यदि पूछा जाए, रक्तचाप का नियमन। वृक्क रेनिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली रास का हिस्सा है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। वृक्क एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। विटामिन डी का सक्रियण। वृक्क विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप कैल्सिट्रियोल में बदलने में मदद करते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अम्ल क्षार संतुलन। वृक्क रक्त के पीएच को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हाइड्रोजन आयनों अम्लीय को उत्सर्जित करके और बाइकार्बोनेट आयनों क्षारीय को पुनः अवशोषित करके। यकृत की भूमिका एवं कार्य लिखिए। यकृत, लिवर, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और ग्रंथि है, जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह कई महत्वपूर्ण चयापचय और विषहरण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यकृत की भूमिका एवं कार्य। 1. चयापचय का केंद्र। यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस और आवश्यकता पड़ने पर इसे ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यह गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का भी संश्लेषण करता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस। वसा चयापचय, वसा का संश्लेषण और टूटना, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन और वसा घुलनशील विटामिन का भंडारण। प्रोटीन चयापचय, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन रक्त के थक्के जमने वाले कारक का संश्लेषण करता है और अमीनो एसिड से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया चक्र। 2. विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत शरीर से हानिकारक पदार्थों जैसे ड्रग्स, शराब, मेटाबॉलिक अपशिष्ट को हटाने और उन्हें कम विषैला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि उन्हें मूत्र या पित्त के माध्यम से उत्सर्जित किया जा सके। 3. पित्त का उत्पादन। यकृत पित्त बाइल का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है और फिर छोटी आंत में छोड़ा जाता है। 4. विटामिन और खनिजों का भंडारण। यकृत कई महत्वपूर्ण विटामिनों जैसे ए, डी, ई, के और खनिजों जैसे लोहा और तांबा को संग्रहित करता है। 5. रक्त प्रोटीन का संश्लेषण। यकृत एल्ब्यूमिन जो रक्त के ऑस्मोटिक दबाव को बनाए रखता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त के थक्के जमे में शामिल हैं, सहित कई प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 6. रोग प्रतिरोधक क्षमता। यकृत में कुफ्फर कोशिकाएं कफ्फर सेल्स होती हैं, जो मैक्रोफेज का एक प्रकार है और रक्त से बैक्टीरिया और अन्य बाहरी कणों को हटाकर शरीर की प्रतिरक्षा में मदद करती हैं। 7. गर्मी का उत्पादन। चयापचय प्रक्रियाओं के कारण यकृत शरीर में महत्वपूर्ण गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। मानव शरीर में त्वचा की भूमिका एवं आमाशय के 2 कार्य लिखिए। मानव शरीर में त्वचा की भूमिका। त्वचा, स्किन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो शरीर के बाहरी आवरण के रूप में कार्य करती है। इसकी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। 1. सुरक्षा। त्वचा शरीर को बाहरी खतरों जैसे जीवाणु, वायरस, हानिकारक यूवी विकिरण और भौतिक चोटों से बचाती है। 2. तापमान नियंत्रण। त्वचा पसीने के स्राव, वाष्पीकरण द्वारा ठंडा और रक्त वाहिकाओं के संकुचन या फैलाव, गर्मी को बचाना या छोड़ने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। 3. संवेदी अंग। त्वचा में विभिन्न प्रकार के संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्पर्श, दबाव, दर्द और तापमान का पता लगाते हैं, जिससे हमें अपने परिवेश के साथ बातचीत करने में मदद मिलती है। 4. पानी का नियंत्रण। त्वचा शरीर से पानी के अत्यधिक नुकसान को रोककर और साथ ही कुछ पानी के अवशोषण को रोककर शरीर के पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। 5. विटामिन डी संश्लेषण। त्वचा सूर्य के प्रकाश यूवीबी किरणों के संपर्क में आने पर विटामिन डी का संश्लेषण करती है, जो कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
6. उत्सर्जन, पसीने के माध्यम से त्वचा कुछ अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया और लवण का उत्सर्जन भी करती है। आमाशय, स्टोमैक के 2 कार्य। आमाशय पाचन तंत्र का एक पेशी अंग है जो ग्रास नली, एसोफेगस और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। 1. भोजन का भंडारण और मिश्रण, आमाशय भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और इसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिलाता है। इसकी पेशी दीवारें भोजन को मथती हैं जिससे यह अर्ध तरल गाढ़े घोल में बदल जाता है जिसे काइमचाइम कहते हैं। 2. प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजेन, पेप्सिन का निष्क्रिय रूप, स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। HCl भोजन में मौजूद अधिकांश बैक्टीरिया को भी मारता है जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। अन्य कार्य यदि पूछा जाए, कुछ पदार्थों का अवशोषण, आमाशय कुछ हद तक पानी, अल्कोहल और कुछ दवाओं जैसे एस्पिरिन का अवशोषण कर सकता है, हालांकि अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का उत्पादन, आमाशय इंट्रिंसिक फैक्टर का उत्पादन करता है जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। P. रीढ़ रज्जु की स्थिति एवं भूमिका का उल्लेख कीजिए। रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति। रीढ़ रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होता है और रीढ़ की हड्डी के स्तंभ वर्टिब्रल कॉलम के भीतर चलता है, लगभग पहली या दूसरी काट कशेरुका लंबर वर्टिब्रा तक फैला होता है। यह रीढ़ की हड्डी की हड्डियों द्वारा सुरक्षित होता है जो इसे बाहरी झटके और चोटों से बचाते हैं। रीढ़ रज्जु की भूमिका, कार्य। 1. मस्तिष्क और शरीर के बीच सूचना का संचरण, रीढ़ रज्जु मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच तंत्रिका आवेगों सूचना के लिए एक मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। संवेदी मार्ग, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, शरीर से संवेदी जानकारी जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, दबाव स्थिति को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मोटर मार्ग, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, मस्तिष्क से मोटर कमांड, मांसपेशियों और ग्रंथियों को नियंत्रण के निर्देश को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। 2. प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र, रीढ़ रज्जु कई प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक, त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना होती हैं। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु से हाथ हटाना या घुटने का झटका। ये क्रियाएं तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं और शरीर को संभावित नुकसान से बचाती हैं। सारांश में, रीढ़ रज्जु केंद्रीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र है जो न केवल मस्तिष्क और शरीर के बीच संकेतों को प्रसारित करता है बल्कि कई महत्वपूर्ण प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है जिससे शरीर का समन्वय और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।